Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying physics. You are enjoying this new era. You are enjoying this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed some of the numerical of this chapter. Basically, we discussed the question correspondent to the graphs. अलग अलग ग्राफिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए. आज थोड़े न्यूमेरिकल्स जो एक आध दो बाकी है वो हम कंप्लीट करेंगे. 4 न्यूमेरिकल हम आप जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. थोड़ा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने पड़े ऐसा इस टाइप के है. तो जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तो वो ज्यादा आपको अच्छे से पता चलेगा. तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज के 8th की, 9th की, 12th की. एक्सरसाइज 8, 9, 12 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 26. तो इतने जो न्यूमेरिकल्स है 26 एक्सरसाइज का. तो ये 4 न्यूमेरिकल हम जब ऑफलाइन मिलेंगे तब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे. तो अपार्ट फ्रॉम दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स. तो हमने अगर आप देखो इलस्ट्रेशन तो सारे हमने करवा दिए, मैंने यहाँ पे करवा दिया है. अब एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं. तो मुझे बताओ लाइन में देखो तो कहाँ पे हम अटके थे, कौन सा इक्वेशन अभी आने वाला है. लास्ट में कौन सा करवाया था? 25 अच्छा, लास्ट में बाकी वो 25 मैंने करवा दिया था कि बाकी था? बाकी था. ओके, मतलब 24 तक मैंने कराया था. अब आज हम 25 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 26 तो मैंने बताया आपको कि वो बाद में करने वाले. और 28 आई थिंक 28 ऑलरेडी हैड डन है ना. 28 तो पहले ही हो गया है. तो आज क्या करेंगे? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे. उसके बाद जो एमसीक्यू बाकी है वो एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे. जो एमसीक्यू बाकी है वो एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे. एंड कुछ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के कुछ इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे. और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 थोड़ा स्टार्ट भी कर देंगे. तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 25. तो क्वेश्चन ऐसा है कि ऑन अ हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट, see the figure, a child runs to and fro with the speed of 9 km per hour with respect to belt. फ्रेंड्स, मुझे चाइल्ड का बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्पीड दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर. बट कभी उसको प्लस 9 किलोमीटर पर आवर कंसिडर करना पड़ेगा, कभी उसको माइनस कंसिडर करना पड़ेगा. क्यों? कोई बताएगा मुझे क्यों? तो टू एंड फ्रो आगे पीछे जाना. हाँ, टू एंड फ्रो है. तो मतलब देखो, ये लुक एट द फिगर. हम अगर ऐसा सोच लेते हैं कि फादर से मदर का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है. फादर से मतलब बेल्ट जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बेल्ट जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, देखो ये रहा बेल्ट का डायरेक्शन, तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करें. तो जब चाइल्ड फादर से मदर तब जाएगा तो उसका वेलोसिटी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. और फ्रो मतलब वो मदर से वापस फादर तक आएगा तो उसका वेलोसिटी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे. तो नेगेटिव, हाँ, टू एंड फ्रो है तो एक बार पॉजिटिव तो एक बार नेगेटिव करना पड़ेगा. तो चाइल्ड इज कंफ्यूज्ड बिटवीन द फादर एंड मदर. अब उसको पता नहीं चल रहा है कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ. तो फादर के पास जाऊँ या मदर के पास जाऊँ. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 मीटर दिया हुआ है. एंड बेल्ट इज ऑल्सो मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. देखो बेल्ट का स्पीड दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इट इज टेकन फॉर द ग्रांटेड दैट बेल्ट का स्पीड किसके रिस्पेक्ट ग्राउंड. तो वो टिकट Ground. या एग्जैक्टली वो टिकट फॉर द ग्रांटेड है कि बेल्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको लेना है. तो क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ द बेल्ट. मतलब बेल्ट के डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि बेल्ट का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ टाइम ऑफ अ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली किसके रिस्पेक्ट में आपको सोचना है? नहीं, ग्राउंड के मतलब विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी, या एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर. देखो यहाँ पे ग्राउंड में एक ऑब्जर्वर भी खड़ा है, वो देख रहा है. वो देख रहा है कि ये बच्चा जा कहाँ पे रहा है, फादर टू मदर के मदर टू फादर.
तो वो ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, उसके रिस्पेक्ट में हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड ऑफ अ चाइल्ड। पर सर क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि चाइल्ड रन्स विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ऐसा लिखा है, वो तो दिया है, बट फाइंड क्वेश्चन नंबर ए क्या है, वी वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ चाइल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। मतलब चाइल्ड का स्पीड हमको बेल्ट के रिस्पेक्ट में दिया है, बट फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। और कब, जब बच्चा फादर टू मदर जा रहा है तब। और सेकंड वही है, द स्पीड ऑफ अ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। अब वो अपोजिट मोशन में दोनों डायरेक्शन में जा रहा है तब क्या है। तो एंड द थर्ड वन, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी। तो टाइम दोनों में टाइम कितना लगेगा, फादर से मदर या मदर से फादर में जाने में। तो वो हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी का आंसर देते हैं। चलो, तो केस नंबर 1 लेते हैं पहले। तेरा मुझसे है पहले का नाता यूं ही। ओके, केस नंबर 1, child is moving from father to mother, that is in the direction of a motion पॉजिटिव of a belt. हाँ, that is positive direction. चलो, अब मुझे दिया हुआ है कि velocity of the child with respect to belt, तो v child with respect to कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर। अभी हम 9 प्लस लिखेंगे, क्यों, बिकॉज मैंने ऐसा अज्यूम करके चला हूँ पॉजिटिव। फादर टू मदर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसके लिए अभी बच्चा बेल्ट के डायरेक्शन में, मतलब फादर टू मदर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करें। अब हमको ये भी दिया है कि वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट दिया हुआ है, बट किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली किसके रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड, चाइल्ड की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट। हाँ, चाइल्ड का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। इज दैट क्लियर टू यू। तो हमको पता है फ्रेंड्स, वी चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमको पता है क्या करना है, बोलो क्या करेंगे फ्रेंड्स, वी सी जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, VC माइनस VG, बाद में जो परफेक्ट, वी सी माइनस वी जी, बाद में जो लिखना है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली सर वीसी में वो 9 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। नहीं और नहीं VG नहीं नहीं में नहीं 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 बी बच्चा, लिखेंगे, दोनों साइड बी विद रिस्पेक्ट टू बी लिख देंगे। चलो, अब सोचते हैं, तो अब वाला को माइनस कर देंगे। हाँ, अब वी, प्रॉब्लम इज दैट के वी जी बी इज नॉट देयर, बट बीजी माइनस वी बीजी ले लेंगे, माइनस बीजी, माइनस माइनस वी तो बीजी। माइनस वी बीजी। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स। यस सर। यस तो जीबी नहीं है पर बीजी तो है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो, समझ में आया। अच्छा, तो ये हो जाएगा वी सी बी माइनस माइनस प्लस वी बी जी। तो चाइल्ड का बेल्ट के रिस्पेक्ट में 9 है एंड बेल्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 है, तो फाइनली द फर्स्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 13 किलोमीटर पर आवर। तो इट इज द फर्स्ट केस। चलो, केस नंबर 2, नाउ चाइल्ड इज मूविंग opposite to the belt, opposite to the motion of a belt। चलो, अब चाइल्ड जो है ना, उसका
अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, मुझे क्या लिखना चाहिए अभी? -9 किलोमीटर। -9 किलोमीटर पर आवर लिखना चाहिए। Once again we want to find the velocity of the child with respect to the ground. Once again we want to find the same thing. So once again doing the same calculations, so what we come to know that these steps will be the same. ये step और ये वाला step same ही रहेगा. So once again VCG is equals to VCB plus VBG. ये वाला step, दोनों step -5 बट यहाँ पे चाइल्ड का बेल्ट के रिस्पेक्ट में -9 है एंड बेल्ट का +4 है, तो फाइनली आंसर यहाँ पे जो आएगा वो -5। चलो ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। सो दिस इज द आंसर नंबर ए एंड दिस इज द केस नंबर 2, मतलब और क्वेश्चन नंबर बी। चलो ये ए एंड बी समझ में आया फ्रेंड्स आपको? अब क्वेश्चन नंबर सी ऐसा है, कि वो बच्चा जो है वो बेल्ट के ऊपर चाहे फादर से मदर के तरफ जाए या मदर से फादर के तरफ जाए, उसका जो बेल्ट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो तो 9 किलोमीटर पर आवर ही है, और मुझे टाइम फाइंड करना है वेदर द चाइल्ड इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब फादर टू मदर और मदर टू फादर, हिज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर। देखो फादर एंड मदर दोनों बेल्ट पे है, दोनों बेल्ट पे बैठे हुए हैं फादर एंड मदर, एंड बच्चा भी बेल्ट पे ही है, तो हमको ये जो कैलकुलेशन है वो बेल्ट के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, पूरा चीज बेल्ट के ऊपर ही है। तो बेल्ट के ऊपर बच्चे का स्पीड कितना है, तो कि भाई 9 किलोमीटर पर आवर है। अब मुझे ये पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। देखो बच्चा जब फादर या मदर, दोनों फादर से मदर जाए या मदर से फादर जाए, हाउ मच डिस्टेंस इज नीड टू बी ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ेगा? 50 मीटर। तो वो दिया है 50 मीटर है, और उसका स्पीड कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर। 9 तो 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 9 किलोमीटर पर आवर है, तो 9 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 5/8, याद है ना फ्रेंड्स? आंसर 5 सेकेंड। हाँ, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, 20 सेकंड आ जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स वेदर द चाइल्ड इज मूविंग फ्रॉम फादर टू मदर or mother to father, in both the cases the time required to reach from father to mother or mother to father is exactly the same, and that will be equals to 20 second. तो क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes. In both the cases the answer will be remains 20 second. Yes sir. Because बेल्ट के ऊपर डिस्टेंस 50 मीटर है, एंड दोनों केस में चाहे बच्चा फादर से मदर पे जाए या मदर से फादर पे जाए, दोनों केस में बच्चे का जो वेलोसिटी है वो तो 9 बेल्ट के ऊपर उसका जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर ही है, मतलब डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है उसका, तो जो टाइम लगेगा वो भी दोनों केस में सेम लगेगा। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि अगर ये ऑब्जर्वेशन फादर या मदर करे तो क्या इसके आंसर में कुछ चेंज होगा? विच ऑफ द आंसर्स अल्टर इफ द मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। देखो चाहे बच्चे का ऑब्जर्वेशन फादर करे या मदर करे, टाइम जो है ना, टाइम तो वही का वही रहेगा। टाइम तो चाहे मैं देखूं या कोई और देखे, मतलब ऑब्जर्वर चाहे ग्राउंड में से ऑब्जर्वेशन करे या फादर या मदर ऑब्जर्वेशन करे, तो जो टाइम लगेगा वो तो वही लगेगा। टाइम तो रिलेटिव नहीं है ना भैया, तो वेदर इट इज व्यूड बाय फादर और मदर और ऑब्जर्वर, the time taken by the child to reach from father to mother or mother to father will be remains the same, that is a 20 second. whoever observing the child, वो टाइम तो उसका तो वही का वही रहेगा। अगर वेलोसिटी है तो अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं
या बेट से ऑब्जर्व करते हैं तो वेलोसिटी गोइंग टू बी चेंज्ड, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज्ड, बट टाइम तो टाइम है, वो कोई रिलेटिव चीज नहीं है, वो तो सबके लिए सेम ही होता है। क्या मेरी बात समझ में आया फ्रेंड्स? तो एक और क्वेश्चन पूछा है कि विच आंसर इज गोइंग टू बी अल्टर, तो कोई आंसर चेंज नहीं होगा, कोई आंसर चेंज नहीं होगा, बिकॉज टाइम थोड़ी ना रिलेटिव है। तो क्या फ्रेंड्स आंसर बराबर या 13 बराबर है, -5 बराबर है, टाइम है, एंड there will not be answer changed if the observation is takes place from the observer on the ground, कोई आंसर चेंज नहीं होगा। Is it clear friends? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. चलो मतलब 26th क्वेश्चन अभी जो है ना वो आपको मुझे ऑफलाइन करवाना पड़ेगा, तो 26 न्यूमेरिकल रहने देते हैं, और 27 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, 28 भी मैंने करवा दिया है। Am I right? Yes. Yes, sir. Let's solve some MCQs which I had given at the last of this chapter. मुझे बताओ कौन कौन से MCQ करवाना बाकी है अभी? क्या 1 2 3 हो गया? Yes, sir. 4 डन? Yes, sir. 5th, Yes. 6th and 7th? Yes. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया? Yes. Yes. 9th had done, 9th? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 हो गया? वो 10 11 12 13 and 14? Yes, sir. 10 Yes, 11 12 13 14 साथ में करवा दिया होगा, आगे ना? Yes, तो 15 करवाया बाकी है? हो गया। ओके 15 हो गया, अब 16 बाकी होगा, देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes. 16 बाकी है। ओके गुड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। ऐसा लिखा हुआ है, a ball A is thrown in a vertically upward direction with the velocity v naught. Exactly at the same time another ball, hall नहीं है ball है, another ball B is allowed to fall freely from the height h. The velocity of the ball A with respect to ball B, velocity of the ball A with respect to ball B at any time. Okay. देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बॉल ए के बारे में सोचते हैं। तो मुझे ये बताओ कि बॉल ए फ्री फॉल हो रहा है या ऊपर जा रहा है? ऊपर ऊपर जा रहा है। Upper direction. हाँ, विच इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन। चलो, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए आफ्टर टी इंटू टाइम कैन बी गिवन बाय वी नॉट प्लस ए टी। तो उसका तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट ही है, बट सोचो कि एक्सेलरेशन क्या लेना पड़ेगा? 9.8. -9.8. माइनस जी, अभी जी लगता हूं मैं, चलेगा? इक्वेशन Yes, sir. चलो अब बॉल बी की बात करते हैं, विच इज मूविंग डाउन, फ्री फॉल। तो वंस अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, इसको मैं वी ए बोलूंगा, इसको मैं वी बी बोलूंगा। अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, चलो बॉल बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। एक्सेलरेशन हम प्लस जी लेंगे एंड टाइम, सो वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी इज इक्वल्स टू जी टी। वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी इज एक्चुअली अ जी टी, वो टाइम के साथ उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, बट as it is moving down,
देखो फ्रेंड्स, मैंने ये वेलोसिटी ऑफ ए जो है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है। अपवर्ड डायरेक्शन के मोशन को मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ। तो ये बॉल बी जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एज इट्स मोशन इज मूविंग डाउन, इट्स वेलोसिटी शुड बी टेकन नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक्चुअली मुझे क्या लिखना चाहिए, वी बी इज इक्वल्स टू माइनस जी टी, बिकॉज उसका जो डायरेक्शन है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब याद करो रिलेटिव वेलोसिटी, जिसका हो वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में हो वो बाद में। चलो किसका मुझे फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ V A विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वी A विथ B रिस्पेक्ट टू बी, जिसका है वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में वो बाद में। एंड हमने अभी भी प्रूव किया कि वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। तो वी ए क्या है, माइनस जी टी है, एंड माइनस वी बी क्या है, माइनस जी टी है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा वी नॉट माइनस जी टी माइनस माइनस प्लस जी टी। तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, V naught. so velocity of a with respect to b will be exactly equals to v naught. So v naught is the answer, that is option A is the right answer. तो सीखने क्या मिला, सीखने ये मिला कि रिलेटिव वेलोसिटी में भी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट का मतलब कोई एक डायरेक्शन का अगर आप डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट का डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। वही तो हमने अभी किया था ना, वो बच्चे वाला जो क्वेश्चन था अभी उसमें वही तो किया था कि अगर वो इफ द चाइल्ड वाज मूविंग फ्रॉम द फादर टू मदर तो उसका वेलोसिटी हमने पॉजिटिव लिया था, बट इफ देन ही वांट्स टू मूव फ्रॉम मदर टू फादर तो उसका वेलोसिटी हमने अपोजिट मतलब नेगेटिव ही लिया था ना। तो उसी की बात है यहाँ पे। और जैसे आप इक्वेशन अप्लाई करते हो वैसे ही आपको रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व करना है। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर इसमें ये बॉल ए में फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी? हमने फाइनल वेलोसिटी थोड़ी ना फाइंड किया है, हमने तो टी टाइम के बाद फाइंड किया है। तो ऐसा नहीं पूछा है कि मैक्सिमम हाइट पे कितना है, हमको ऐसा नहीं पूछा है। यहाँ पे सपोज कि आप बॉल को थ्रो करते हो 0th इंस्टेंस पे वी नॉट के साथ, तो सपोज कि वो 10th इंस्टेंस पे यहाँ पे पहुंचता है, तो उसके पहले 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कोई भी टी सेकंड का हो सकता है। तो ये फॉर्मूला वो आपको ये देगा आफ्टर द टी टाइम। सर एक मिनट, टी में भी 1 सेकंड, टी में भी 2 सेकंड, टी सेकंड, तो कोई भी इंच ये वेलोसिटी है। ओके, और अगर आपको ऐसा है कि भाई मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई वो तो 0 होगा। इज इट ओके? यस सर। ओके चलो बोलो बोलो। सर वो फ्रिक्शनलेस फोर्स मतलब फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट पे नहीं रहती है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है, अगर वो रेस्ट पे है पहले से ही तो रेस्ट पे रहती है। बट अगर आप उसको रेस्ट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स दे देते हो तो फिर वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा उसका मोशन, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो। अच्छा सर ठीक। सर बोलो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था तो लीव हो गया था, तो एक बार फिर से समझाओ ना सर। एक बार आप ये मैं लिंक शेयर करूंगा तो देख लेना आप, मैं हाँ। लिंक को शेयर कर ही देना वाला हूं तो आप उसमें देख लेना। ओके ओके, तो फ्रेंड यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 17 हैड वी डन दिस 17th क्वेश्चन? बताओ फ्रेंड, 17 करवा दिया है बाकी है? Yes, sir. Yes, sir. यस इट इज द डिस्टेंस पर्टिकुलरली इन द nth सेकंड, वो nth सेकंड की बात है, राइट? 18 मैंने लास्ट यस सर। 18 मैंने लास्ट टाइम करवाया होगा, और आपको एक क्वेश्चन मैंने बोला था करने को। हाँ सर। मैंने कुछ बोला था आपको करने को, किया आपने? Yes, yes, sir.
80 याद है आपको क्या बोला था? फ्रेंड्स, मेरी आवाज आपको आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute, friends. ओके फ्रेंड्स, अभी आपको क्या दिख रहा है? फाइल ऊपर काला सी डॉक्यूमेंट। क्या चल रहा है? ओके, अभी आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? Document. Document. डॉक्यूमेंट दिख रहा है, वो वन नोटबुक पे ओके, अभी मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है क्या नहीं आ रही है? हाँ यस सर, आ सर रहा आ Yes, रहे। sir. आ रहा है ना आवाज? ओके फाइन। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, तो इसका अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एक फाइल। मैंने आपको डिस्टेंस फाइंड करने का पूछा था, एम आई राइट? Yes, sir. ओके, तो ये रहा फ्रेंड्स, दैट इज द क्वेश्चन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक था वो मैक्सिमम वेलोसिटी था, और दूसरा था वो टोटल डिस्टेंस था। देखो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो वेलोसिटी के मतलब एट द रेस्ट है, और पहले एक्सेलरेटेड मोशन करता है, उसका एक्सेलरेशन x है, उसके बाद कुछ वेलोसिटी अचीव करने के बाद डिसेलरेट होता है, उसका डिसेलरेशन y है। डिसेलरेशन y होना मतलब एक्सेलरेशन माइनस y होना। तो दो चीज यहाँ पे पूछते हैं, एक तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। हमको टोटल टाइम इंटरवल t दिया हुआ, टोटल टाइम t दिया हुआ है। तो पहले केस वन मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स लुक एट द केस वन।
एंड अप्लाइंग द फॉर्मूला v इक्वल्स टू v नॉट प्लस at। तो ये जो पार्ट है वो हमारे लिए केस 1 है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो केस नंबर 2 है फॉर अस। तो केस 1 में जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है? 0 तो अरे केस 1 के अंदर फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 से तो अरे vm vm, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। VM तो फाइनल वेलोसिटी vm है, इनिशियल 0 है, एंड एक्सेलरेशन x है। अज्यूम दैट द टाइम इज t1। तो इसके ऊपर से मुझे t1 का वैल्यू मिल गया, t1 इज इक्वल टू vm बाई x। चलो अब सेम फॉर्मूला केस नंबर 2 में अप्लाई करते हैं। तो केस नंबर 1 का जो फाइनल वेलोसिटी है वो केस नंबर 2 का इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब केस नंबर 2 का इनिशियल वेलोसिटी v मैक्सिमम है एंड फाइनल 0 है। तो वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस at। अब फाइनल 0 है, इनिशियल vm है, एंड एक्सेलरेशन माइनस y है। टाइम अज्यूम कर लेते हैं कि t2 है। तो इसके ऊपर से मैं ऐसा कह सकता हूं कि yt2 इज इक्वल टू vm, दैट्स व्हाई t2 इज इक्वल टू vm बाई y। तो क्या ये फ्रेंड्स आपको इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया? Yes, नाउ इट इज Yes, मेंशन sir. इन क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कि टोटल टाइम जो है वो t है, वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t1 vm बाई x, t2 vm बाई y। तो vm को सब जगह इक्वेशन बना दो तो वो xy अपॉन x प्लस वाई इंटू टी मिल जाएगा आपको। तो ये आपका जो अभी मैंने जो क्वेश्चन आपके मेरे नोट्स में मैंने पीछे दिया हुआ है, और वो ये खत्म हुआ। इसको आपको एज ए शॉर्टकट याद रखना है, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर मैंने ये क्वेश्चन दिखा हुआ है। आपको यहाँ पे वैल्यू भी रख के पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा दे सकते हैं कि भाई initially the object is moving with the velocity 10 meter per second with the acceleration 10 meter per second square, starts from the rest, and then after it decelerate with the acceleration 5 meter per second square and it comes to the rest, then what is the maximum velocity? Total time interval is say something 10 second। मतलब आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिसेलरेशन दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो आप इसको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो ये याद रखने का टेक्निक है, ये याद रखने का टेक्निक भी है। तो टेक्निक क्या है कि v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस एटी है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो तो क्या बचेगा आपका? क्या बचेगा आपका? at v is equal to बचेगा। तो बस आपको यही याद रखना है कि at where a is equals to xy upon x plus y याद रख दो, दैट शीट। तो क्या ये फॉर्मूला आपको याद रख सकते हो, ये शॉर्टकट? तो v इज इक्वल टू at आप याद रख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, और a के बदले xy अपॉन x प्लस वाई है। चलो अब मेरा जो टारगेट है ना वो टोटल डिस्टेंस। ये मतलब उसके लिए ना, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन दोनों है। हाँ हाँ, इसी के लिए। और ये कोई मेथड नहीं है, ये खाली ट्रिक जो लास्ट में मैंने बताया वो ट्रिक है, वो कोई मेथड नहीं है, याद रखने का टेक्निक है और कुछ नहीं। तो सर हम इसको सिर्फ मतलब MCQ में यूज कर सकते हैं नहीं, ना? आप ये हर जगह पे यूज नहीं कर सकते हो, ये इसी टाइप के क्वेश्चन में आप यूज कर, जिसमें पहले रेस्ट से स्टार्ट किया है, कुछ एक्सेलरेटेड मोशन किया है, फिर ऑन द स्पॉट डिसेलरेटेड मोशन स्टार्ट करता है और फिर वापस से रेस्ट पे आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पूछते हैं तो फिर हम ये शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं ना? तो पूरा करना आपको पड़ता। न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में पूछते हैं। ये देखो, ये शॉर्टकट वगैरह कहाँ पे काम आएगा आपको? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में अगर पूछते हैं तो डेफिनेटली आपको मेथड के साथ बताना है, वो प्रूव करना है। शॉर्टकट वगैरह आपको कहाँ पे काम आता है? जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो, GFW नीट या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देते हो, तो वहाँ पे वो सब आपको काम आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलो अब है ना, मैं फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगा, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD। तो पहले केस 1 के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो केस 1 में फाइनल वेलोसिटी vm है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन x है, डिस्टेंस d1 है। तो मैंने है ना ये वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD वाला जो फॉर्मूला है वो पहले मैंने केस 1 के लिए अप्लाई किया। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू
ए के बदले एक्स, आवाज बहुत कट रही है। तो d1 का वैल्यू मिलेगा, लुक एट जस्ट लुक एट द इक्वेशंस, you just look at the equation. I am just setting my network. अभी आ रहा है बराबर? अभी आवाज बराबर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Is it okay Yes, now? sir. Okay. तो पहले मैंने है ना केस 1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad, डिस्टेंस को मैंने d1 अज्यूम किया, तो d1 मुझे मिल गया vm स्क्वायर बाय 2x। सिमिलरली अब केस नंबर 2 के लिए अप्लाई करो, तो अगर केस नंबर 2 के लिए अप्लाई करते हो तो मुझे बताओ केस नंबर 2 में व्हाट इज द okay, chalo, once again applying the formula for the case number 2, and the formula is once again the same, that is v square minus v naught square is equals to 2ad। बट मुझे ये बताओ केस नंबर 2 में फाइनल वेलोसिटी कौन सा है? 0 0। इनिशियल कौन सा है? VM एक्सेलरेशन क्या लिखूं? minus y, -y माइनस y। एंड डिस्टेंस क्या लिखूं? d2 d2। तो ये हो जाएगा माइनस वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y/d। अचानक से तेज बारिश आने लगी, तो d2 क्या हो जाएगा भैया? vm square by 2y 2y। अब जो है वो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, d1 plus d2 कोई एक बंदा था, एक ही बंदा था जिसने मुझे ये सॉल्व करके दिया था, बाकी सबने गलत करके दिया मुझे। एक ही बच्चा था, किसने मुझे ये सॉल्व करके पूरा अच्छा करेक्ट करके दिया? प्रजापति। हाँ, उसने कोई और मेथड से सॉल्व किया था, बट वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ये d1 प्लस d2, तो ये हो जाएगा vm स्क्वायर बाई 2 1/x प्लस 1/y। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? ये बराबर है फ्रेंड्स? yes sir तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू vm स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, तो y प्लस एक्स मतलब x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो अब ये हो जाएगा भैया हाफ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इंटू वी एम स्क्वायर। बट फ्रेंड्स vm क्या है? vm वापस से vm है क्या? तो vm तो भैया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी है द होल स्क्वायर। ये vm तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी और उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ये वाला टर्म, पीछे वाला टर्म पहले लिख दिया और vm का स्क्वायर वापस पीछे ले गया। तो अब देखो ये भी एक्स वाई एक पावर कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का भी एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा भैया? न्यूमरेटर में क्या बचेगा? एक्स वाई एक पावर कैंसिल, तो एक पावर बचेगा एक्स वाई का, और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई का एक पावर बचेगा और टी स्क्वायर बचेगा। तो ये मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसको भी इसको भी अगर सेम मेथड से याद रख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। v naught t plus half at square। बट अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे आप? half at square हाफ एट को लिखोगे ना। तो ये आपको ऐसा ही याद रखना है कि डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है वो हाफ एटी स्क्वायर है, और हमारे लिए वो ए क्या है? हमारे लिए वो एक्सेलरेशन क्या है?
x by y एक्स divided वाई by अपॉन x एक्स प्लस plus वाई, y. वापस से वही एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों शॉर्टकट आपको याद रखना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, दोनों क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया पूरा चीज? Yes, sir. Yes. ओके, सो Yes. now once again getting back to the MCQs. Okay, so friends क्वेश्चन नंबर 19 करवा दिया, बाकी है? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ। करवा दिए. हाँ करवा करवा दिया। चलो एक मिनट में आ जाएगा। करवा दी। फ्रेंड्स याद कराओ कि अगर दोनों डिस्टेंस सेम है तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी के साथ, व्हाट वाज द फार्मूला फॉर द शॉर्टकट फार्मूला? डिस्टेंस इक्वल है तो v1 v2 upon v1 plus v2. V1 plus v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, राइट? तो ये हो जाएगा एवरेज Yes. 2 इज इक्वल्स टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो 2 बाई वी इज इक्वल्स टू, अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो 2 बाई वी इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। अब एक काम करो, पर्सनली डिवाइड कर दो, एक के बाद एक पर्सनली डिवाइड कर दो, तो v1 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा 1 अपॉन v2 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 का तो 1 अपॉन v1 हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? दिस इज द आंसर। अगर यहाँ पे सेम के बदले, हाँ सेम डिस्टेंस के बदले सेम टाइम इंटरवल ऐसा लिखा होता तो सेम डिस्टेंस के बदले सेम टाइम equals to v1 plus v2 by 2. तो ऑप्शन ए आंसर में आता। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes. Yes. चलो लास्ट एमसीक्यू। मेरे हर एक चैप्टर में आपको कुछ कंसेप्चुअल और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एमसीक्यू मेरे हर एक नोट्स में आपको मिलेंगे। तो अगर वो एमसीक्यू आप सॉल्व करते हो तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसी हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस चूज किए हैं कि हर एक टॉपिक में से कुछ ना कुछ आ जाए। तो अगर ये करोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अब 8 वाला आपने करवा दिया। करवा दिया मैंने। करवा दिए. Yes. ओके फाइन। Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये एमसीक्यू जो सारे हैं वो मैंने करवा दिए। आप इसमें अंदर एसक्यू वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। वन लाइनर बेसिकली जो बच्चे सीबीएसई में है उसके लिए मैंने दिए हैं। जनरली गुजरात बोर्ड के अंदर जो अभी पेपर स्कीम है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन शायद नहीं पूछते हैं, अगर कोई स्कूल में पूछते हैं तो उसके लिए भी है। अदरवाइज सीबीएसई के बच्चों के लिए स्पेशली मैंने ये वन लाइनर का सेक्शन दिया हुआ है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस जो है जो मैंने यहाँ पे हर एक चैप्टर में दिए हैं, तो ये बेसिकली सीबीएसई के बच्चों के लिए। गुजरात बोर्ड में भी अगर आपके स्कूल में पूछते हैं, कहते हैं कि भाई वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, तो ये आप देख सकते हो। और हर एक चैप्टर में लास्ट में आपको पूरा समरी भी मिल जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर का एनालिसिस, पूरा कंसेप्ट एट ए ग्लांस आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज मैं कुछ और इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के कुछ और कंसेप्ट आज भी मैं आपको सिखाऊंगा। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के कुछ और कंसेप्ट मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही मजा आएगा। तो फ्रेंड्स ओके, चलो अलग से ही कर लेते हैं, अलग से ही कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते, अलग से ही मैं ओके फाइन। चलो यूं ही नहीं दिल लगाता कोई।
सर ये लिखना है? नहीं, लिखना नहीं है, आपको होमवर्क में लिखना आएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको होमवर्क में 2 टाइम्स लिखना आएगा। ओके। ओके। चलो भैया, मुझे ये बताओ कि आपके जीवन में पहले डिफरेंशिएशन आया या पहले इंटीग्रेशन आया? डिफरेंशिएशन। बोलो, जीवन में पढ़ते पढ़ते पहले कौन आया, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। डिफरेंशिएशन। और जीवन में सबसे पहले कौन सा फंक्शन आया, साइन फंक्शन आया या कोस फंक्शन आया? साइन। साइन फंक्शन। तो जीवन में सबसे पहले डिफरेंशिएशन आया और सबसे पहले साइन फंक्शन आया। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस फंक्शन होता है। कॉस होता है। ये ऐसा क्यों हुआ वो आपको पूछना नहीं है, मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ, रूल को प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं पूछना है, आपको याद रखना है। तो याद रखने का टेक्निक है, मैंने बताया ना आपको, मैं टेक्निक के साथ आपको सिखाऊंगा, आपको याद रह जाएगा। जीवन मैथ्स वाले को भी सर, क्या बोल रहे हो? मैथ्स वाले को भी याद रखना पड़ेगा। अरे सबको फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा ना सबको, ये फिजिक्स में आने वाला है। ये आज एक इसका कोई क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो जीवन में सीखते सीखते पहले साइन फंक्शन आया, पहले डिफरेंशिएशन आया, तो डिफरेंस साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है। और अगर डी डी एक्स ऑफ साइन के एक्स है, मतलब एंगल के एक्स है, तो उस cos x कोस के एक्स तो होगा ही, x। बट ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, उसको चेन रूल एक्चुअली बोलते हैं। बट तो भी चेन रूल का प्रॉपर मीनिंग मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, बट अभी आपको ऐसा याद रख लो कि जो एक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो आता है उसको एक्स के कोफिशिएंट में जो आता है उसको मल्टीप्लाई करना है। सर आवाज नहीं आ रही है ठीक से। स्क्रीन भी ऐसा है। जस्ट अ मिनट। Okay, friends, am I audible to you? Friends, am I audible to you?